गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। एंड आई एम सो सॉरी एक्सट्रीमली, एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही, जिसके कारण जो है आप लोग क्लास काफ़ी डिस्टर्ब हो गई है। बट आज काफ़ी हद तक ठीक है, तो होप सो आप लोगों की क्लास अब कंटिन्यूसली होगी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। और मंडे से क्लास आप लोगों की लाइव चलेगी मॉर्निंग 7:30 AM पे। ओके तो चलिए देख लेते हैं इस वीक में जितने भी हम लोग के करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पेंडिंग रह गए उन सभी को कंप्लीट करवा दूंगी, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं आज की क्लास के फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, टॉपिक्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है, गोपी थोटाकुरा पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बने। इनके बारे में ये ध्यान रखना है कि ये हैं क्या, बेसिकली ये एक जस्ट ए मिनट तो यह क्या है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि यह एक उद्यमी भी है। ये क्या है, एक उद्यमी है और प्लस एक पायलट भी है। ठीक है, उद्यमी और पायलट ये दोनों हैं। दूसरी चीज ये ध्यान रखना है कि उद्यमी तो है ही, पायलट भी हैं। इसके अलावा यह अंतरिक्ष पे बोला गया है कि गोपी थोटाकुरा यानी गोपी जी पहले अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में ये पहले इनका जरूर है, यानी एज ए पर्यटक अगर देखा जाए तो पर्यटक के रूप में ये पहले भारतीय हैं। पर्यटक के रूप में पहले भारतीय। ओके, लेकिन अगर वहीं बात की जाए कि अंतरिक्ष के रूप में यानी अंतरिक्ष में जाने वाले, अगर बात की जाए अंतरिक्ष में जाने वाले, तो ये अंतरिक्ष में जाने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय, तो ये दो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर ये दूसरे हैं तो पहले कौन थे? तो यहाँ पर पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा, ठीक है। ये कब गए थे? 1984 में फर्स्ट टाइम ये अंतरिक्ष पर गए थे। नाउ अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये किस मिशन का हिस्सा बन के जा रहे हैं? अंतरिक्ष में जो पर्यटक बनने जा रहे हैं किस मिशन का हिस्सा? तो जेफ बेजोस का नाम आप लोगों ने सुना है। जेफ बेजोस जो कि आपके अमेजोन के संस्थापक हैं। इनकी कंपनी जेफ बेजोस, इनकी कंपनी कौन सी है? अमेजन, है ना, अमेजन। ये अमेजन के संस्थापक है। और वहीं इनकी एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन, ओके। और इसी ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन, इस मिशन का ये क्या बनेंगे? हिस्सा बनेंगे। ब्लू ओरिजिन 25 मिशन के हिस्सा कौन बनने जा रहे हैं? तो ये आपके गोपी जी। किसकी कंपनी है? जेफ बेजोस की। जेफ बेजोस कौन है? अमेजन के संस्थापक है। तो इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है किसे लेकर के कि फोर्ब्स के द्वारा जो अमीर व्यक्ति होते हैं उनकी लिस्ट जारी की जाती है कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए फोर्ब्स के द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है ना, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? फर्स्ट में अगर नाम लिया जाए तो फर्स्ट पर्सन कौन है? वो कौन है? बरहार्ड, BERHARD, HARD है, बरहार्ड अर्नोल्ट। अर्नोल्ट, ARNAULT, अर्नोल्ट। ओके, चलिए इनके पास जो टोटल संपत्ति है ये है करीब करीब $219.5 मिलियन की संपत्ति है इनके पास। 219.5। तो ये पहले अमीर व्यक्ति हो गए। इनकी जिस कंपनी है, इनकी जो कंपनी है जिसके लिए इनको दिया गया है, कौन सी इनकी कंपनी है? तो एक शाही सामान विक्रेता कंपनी है आपकी, शाही सामान, जिसका नाम है लुई वीटो। इनकी कंपनी का नाम क्या है? लुई वीटो। तो ये इंफॉर्मेशन हो गई, शाही सामान विक्रेता कंपनी है। सेकंड पर्सन जो दूसरे अमीर व्यक्ति हैं वो कौन है? वो है आपके जेफ बेजोस। ये दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति है, सेकंड नंबर पर है। और थर्ड पर कौन है? एलन मस्क। थर्ड पर कौन है? एलन मस्क।
ओके तो ध्यान रखिएगा। एलन मस्क जो कि टेस्ला के सीईओ है, एंड जेफ बेजोस जिनकी इनकी संपत्ति भी कितनी बताई गई है, करीब करीब $205 मिलियन है, और इनकी कितनी है, $219.5 मिलियन अप्रॉक्स, कुछ ऐसा ही है, तो इसको ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। भारत उज्बेकिस्तान रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जनरल प्रमुख कौन है, मनोज पांडे, यानी यह क्या है, थल सेना प्रमुख। ये क्या है, थल सेना प्रमुख। थल सेना प्रमुख कौन है, मनोज पांडे। इनके द्वारा एक अत्याधुनिक आईटी लैब का उद्घाटन किया गया है। किस देश के रक्षा सहयोग के लिए, तो उज्बेकिस्तान। ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। दूसरी बात अब यहाँ आती है कि उज्बेकिस्तान किसका मेंबर है, तो यह एससीओ का मेंबर है। हम लोगों ने कुछ दिन पहले क्लास में पढ़ा था कि कजाकिस्तान के साथ भी उसकी भी रक्षा को लेकर के क्या की गई, मीटिंग की गई है। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, अस्ताना में की गई है। अभी किसके साथ किया गया, उज्बेकिस्तान के साथ। तो अब ये एससीओ का मेंबर है। एससीओ में टोटल कितने कंट्रीज हैं, तो एससीओ में टोटल 9 कंट्रीज हैं, जिसमें 9th कंपनी आपका कौन सा बना है, 9 कंट्री। 9वां देश आपका ईरान बना है, इसका 9वां सदस्य देश। एससीओ जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग है, जिसकी स्थापना इन 2011 में की गई थी। नाउ इसमें टोटल भारत और पाकिस्तान भी इसके मेंबर है। भारत 2017 में इसका मेंबर बना था। ओके इसमें अगर शामिल नहीं है तो कौन सा देश होगा, अफगानिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान इसमें शामिल नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ अब बात यहाँ पर यह आता है कि उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी है ताशकंद। कम टू द नेक्स्ट। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया है। इससे पहले 2 व्यक्तियों को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है, और कौन है, हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है, और आशा भोसले। इससे पहले इन 2 लोगों को दिया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना ही कब की गई थी, तो 6 Feb 2022 को इसकी स्थापना की गई है, और तब से पुरस्कार दिया गया है, और अब तक 3 व्यक्तियों को दिया जा चुका है, और इस साल तीसरे कौन है, अमिताभ बच्चन है, जिनको कि यह प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार का नाम दीनानाथ मंगेशकर इसलिए दिया गया क्योंकि लता मंगेशकर है ना, इनके पिता का नाम रह चुका है, दीनानाथ मंगेशकर पिता का नाम था, और उन्हीं के नाम को जोड़ करके यहाँ पे दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 6 फरवरी को स्थापना क्यों की गई, क्योंकि लता जी की डेथ कब हुई थी, ये महान गायिका भी हैं, और आपकी भारत रत्न विजेता भी रह चुकी, भारत रत्न विजेता महान गायिका दिवंगत लता मंगेशकर, है ना। लता मंगेशकर की डेथ कब हुई है, मंगेशकर की डेथ कब हुई, 6 फरवरी को, और उसी दिन इन्हीं की स्मृति में यह अवार्ड जो है दिया जाता है। ठीक है, नाउ अब देख लेते हैं नेक्स्ट इन्फो। हाँ इसमें और क्या क्या देखना है, हो सकता है सवाल पूछ ले। AR रहमान किस श्रेणी में उनको दिया गया है, कैटेगरी कौन सी है, संगीत की श्रेणी में AR रहमान को। अशोक शराफ को भी संगीत की श्रेणी में दिया गया है अवार्ड। पद्मिनी कोल्हापुरी जो कि काफ़ी चर्चित गाना है, जो आज की जनरेशन जिनको अगर नहीं जाने तो ध्यान रखिएगा, पद्मिनी कोल्हापुरी गाना काफ़ी चर्चित रहा है। एक गलियां ये चौवारा यहाँ आना ना दोबारा, तो इसको तो रील्स बहुत सारे बनते हैं, लेकिन अगर देखा जाए वाकई में तो इस गाने में जो मेन इसकी जो ओरिजिनल जो इसकी सॉन्ग है और जिस हीरोइन की इसमें भूमिका रही है वही है पद्मिनी कोल्हापुरी। रूप कुमार राठौड़ भारतीय संगीत के लिए इनको दिया गया। अतुल परचुरे मराठी रंगमंच के लिए। मंजरी फड़के साहित्य के लिए इनको दिया गया है। एंड द लास्ट वन रणदीप हुड्डा विशेष यानी सिनेमा में इनके योगदान के लिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि भारत के STEM संकाय में यानी स्टेम फैकल्टी में केवल 13.5% महिलाएं हैं। और ये रिपोर्ट किसकी दी गई है, ये रिपोर्ट किसकी है, तो बायस विच की, बायस वॉच इंडिया। ओके इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बोला गया है कि स्टेम का मतलब क्या होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इसमें महिलाओं की भूमिका कितनी है, केवल 13.5% ही इसमें फैकल्टी है। संकाय का मतलब होता है फैकल्टी, कहने का मतलब इसमें क्या है, इसमें महिला फैकल्टी को बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को। फर्स्ट टाइम इसे कब मनाया गया था, विश्व विरासत इन ईयर सबसे पहली बार, चलिए खैर इसमें इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कब मनाया था, 18 अप्रैल को मनाया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे। ठीक है। अब इस साल जो मनाया गया इसका विषय क्या रहा, इसका विषय क्या था, विविधता।
की खोज करें, क्या है, विविधता की खोज करें और अनुभव करें। ठीक है, ये इसका क्या रहा, यह इसका विषय था, विविधता की खोज करें और अनुभव करें। ठीक है, नाउ अगर बात की जाए कि 18 अप्रैल 2024 तक टोटल कितने विश्व विरासत स्थल हैं दुनिया में, टोटल कितने हैं, तो करीब करीब 1199 हैं। ठीक है, विश्व विरासत या विश्व धरोहर स्थल, और इसको किसके द्वारा बोला जाता है, यूनेस्को के द्वारा। इसको भारत में कितने हैं, ये तो बात की गई है विश्व की, भारत में कितने हैं, टोटल 42, जिसमें से एक आपका सांस्कृतिक है, 7, एक सांस्कृतिक हो गया, 7 आपके, एक आपका मिश्रित है, 7 सांस्कृतिक है, और रेस्ट ऑफ 35 ये क्या है, आपके धरोहर स्थल है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, टोटल आपके 42 हैं भारत में। इसको किसके द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया जाता है, तो इसे यूनेस्को के द्वारा, किसके द्वारा, यूनेस्को, यूनेस्को, यूनेस्को बोले तो क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को है। ओके, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 16 नवंबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है, बट इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, लंदन, यूके, लंदन यूके में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इतना इसको ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अक्टांड की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की अर्थव्यवस्था कितनी बताई जा रही है, 6.5 की दर से बढ़ेगी। अंकटाड ये रिपोर्ट किस पर देता है, तो व्यापार और विकास के डेवलपमेंट पर। अंकटाड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, व्यापार और विकास पर क्या है, ये एक सम्मेलन है संयुक्त राष्ट्र की। ठीक है, तो इसने क्या किया, रिपोर्ट दिया। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितना बोला जा रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए 6.5% बताया गया। वहीं अब इसको याद करने का तरीका ये है कि मैं क्लास में पहले भी बता चुकी हूँ और अभी भी मैंने काफ़ी डिटेल में आप लोगों को बता रखा है कि इस तरह से जब भी आए आप इसे रट्टा मार के सोचेंगे याद करें तो नहीं हो पाएगा, आप इसको बार बार लिख करके याद करें तभी हो पाएगा। जैसे फॉर द एग्जाम्पल हम लोग वर्ल्ड बैंक भी पढ़े हैं, उसे देख लेते हैं, उसने कितना बताया है, वर्ल्ड बैंक का है 7.5%। आरबीआई ने कितना ग्रोथ रेट बताया है, 7.5%। एनएसओ ने कितना बताया है, 7.6%। एनएसओ बोले तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, आरबीआई और वर्ल्ड बैंक दोनों का सेम है। तो यहाँ पर आपके पास 4 इंफॉर्मेशन मिल गए, चारों को ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो उसके चेयरमैन कौन है, अजय बंगा। अजय बंगा क्या है, इसके चेयरमैन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं, अजय बंगा हो गया। इसके अलावा हम लोग आते हैं वर्ल्ड बैंक में। हाँ, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इन ईयर 1945 में, 44 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था और 1940 इसकी स्थापना कब की गई थी, 45 में। तो ये एक इंफॉर्मेशन हो गई। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अब यहाँ पर देखना ये है कि आरबीआई ने कितना बताया, 7.5% बताया है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। केरल में अंडर वाटर विशेषता मूल्यांकन के लिए एक अत्याधुनिक जो है समरसीबल प्लेटफॉर्म स्पेस का उद्घाटन किया गया। बस हेडलाइन ध्यान रखिएगा इसमें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने नायका की अद्वैत नायर को 2024 यंग ग्लोबल लीडर के रूप में नामित किया है। यंग ग्लोबल नायका की सीईओ कौन है, अद्वैत नायर, इनको किया गया है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया, 17 अप्रैल को। पहली बार इसे कब मनाया गया था, इन ईयर 1989 में। एक्चुअली हीमोफीलिया ये किस प्रकार की डिजीज है, यह एक जेनेटिकली जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर डिजीज है, जेनेटिकली ब्लीडिंग डिसऑर्डर यानी अनुवांशिक
रक्तस्राव, अनुवांशिक रक्तस्राव विकार। ठीक है। नाउ इसमें होता क्या है, तो जो ब्लड है अगर उसकी क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, यानी अगर रक्त का थक्का, जिसे हम कहते हैं क्लॉटिंग, ये क्या होगा, ठीक से नहीं जम पाता है, तो जिसके कारण क्या होता है, इससे क्या होगा, रक्तस्राव हो जाता है, यानी इससे ब्लीडिंग हो जाती है। अगर क्लॉटिंग नहीं हो पाया तो ब्लीडिंग हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाती है। ये किस पर होता है, तो ये जीन और गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स पर होता है। ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन संबंधित आपके साइंस के सेक्शन में यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। कहाँ किस पर होता है, जीन और गुणसूत्र में होता है। और ये 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, एक हीमोफीलिया ए होता है, एक हीमोफीलिया बी है। ठीक है। बी में क्या होता है, जो आपकी क्लॉटिंग फैक्टर है, क्लॉटिंग फैक्टर 9 की कम मात्रा रहती है, 9 की कम मात्रा रहती है। और ए में क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कम मात्रा रहती है, 8 की कम मात्रा रहती है। ठीक है, बस इसको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नाइजीरिया में मेनिंजाइटिस के खिलाफ दुनिया का पहला टीका क्या किया गया है, तैयार किया गया है। चलिए, मैंने नाइजीरिया में, ओके, क्या है ये डिजीज, पहला टीका का नाम क्या है, उस पहला टीका का नाम है मेनिंजाइटिस है, MEN, मेनिन 5CV, इस टीके का ये नाम दिया गया। ठीक है। और इसको किसके द्वारा, WHO के द्वारा इसको समर्थित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी टीका हो तो उसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही किया जाएगा समर्थित। ठीक है। नाउ अब बात आती है कि किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो एक है आपका मेनिनगोकोकस। ठीक है, यह क्या है, एक बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, आपका यह डिजीज होता है। और देखा जाए, ठीक है, इस बैक्टीरिया के कारण डिजीज होता है, और यह सबसे अधिक प्रभावित किसको करता है, तो ब्रेन को करता है, मस्तिष्क को करता है। इससे सुनने की क्षमता भी कम हो जाती है और सीखने की क्षमता भी कम हो जाती है, सीखने की क्षमता भी कम हो जाती है। ओके, चलिए, इसके 5 स्ट्रेन्स भी हैं, 5 स्ट्रेन्स है इसके। कौन कौन से 5 स्ट्रेन्स हैं, ACWY-X, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेनिनगोकस बैक्टीरिया के कारण यह होता है। इसके अलावा कवक के कारण भी हो सकता है, परजीवी के कारण भी हो सकता है, वायरस के कारण भी हो सकता है। इससे WHO को रिकॉर्डिंग है, WHO ने बोला भी है कि इससे लास्ट ईयर 50% से अधिक डेथ भी हुई थी। और ये अफ्रीका की बहुत एक खतरनाक डिजीज मानी जाती है अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका के सबसे खतरनाक डिजीज में से इसको माना जाता है। और इसके सिम्टम्स क्या हैं आपके, मतलब इसका क्या क्या सिम्टम्स है, लक्षण क्या क्या हैं, तो आपको बुखार होगा, सर में दर्द रहेगा, बुखार, सिर दर्द, वोमिटिंग यानी उल्टी वगैरह कह सकते हैं हम, है ना, गर्दन में अकड़न, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता, प्रकाश के प्रति, चलिए यहाँ लिख देती हूँ, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता, ये सब इसके क्या हैं, लक्षण हैं, संवेदनशीलता। ठीक है, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। भारत का लक्ष्य 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करना है। कब तक करना है, और ये घोषणा किसने किया है, इसरो के द्वारा किया गया है। इसरो का स्टेटमेंट, इसरो के चेयरमैन कौन है, S सोमनाथ। इसने एक और लक्ष्य रखा है कि 2035 तक क्या करेगा, भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा, अपना अंतरिक्ष स्टेशन। और उसका नाम क्या रहेगा, उसका नाम रहेगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसका नाम रहेगा। कब तक करना है, 2035 तक। ये भी एक टारगेट है, मलबा का भी टारगेट 2030 तक है। इसके अलावा अभी रिसेंटली नेपाल ने क्या किया है, माउंट एवरेस्ट से कितना टन कचरा को उठाया है, 10 टन कचरा, 10 टन कचरा प्लस क्या है, 5 शवों को इसने कलेक्ट किया है। तो इस इंफॉर्मेशन को भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं।
खगोलविदों ने मिल्की वे के आकाशगंगा में सबसे बड़े स्टेलर ब्लैक होल का जो है पता लगाया है। चलिए, और इस ब्लैक होल का नाम क्या रखा गया है? गया। ये यो है, यो, ठीक है, गया BH3 इसका नाम रखा गया है इस ब्लैक होल का। एक्चुअली होता क्या है, ब्लैक होल की घटना देखिए, एक सन, ये सन हो गया, ठीक है। अब इस सन के जो द्रव्यमान होती है या इसका मास होता है, ठीक है, इसके मास या इसके द्रव्यमान के 8 गुणा से भी अधिक, 8 गुणा से अधिक ठीक है, इसके 8 गुणा से भी अधिक द्रव्यमान वाले तारे, यानी मास वाले क्या होंगे? स्टार्स होंगे, वाले तारे। तारे बोले तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ओके। अब सोचिए कि ये सभी स्टार्स हैं और इन स्टार्स में क्या किया गया है, ये जितने भी स्टार्स हैं इनका मास क्या है? सूर्य का जो मास है, द्रव्यमान है, उससे 8 गुणा से अधिक है, ओके। और आसमान में असंख्य तारे होते हैं, तो सब में तो विस्फोट होता नहीं है, लेकिन जिसका मास अधिक है, 8 गुणा से भी अधिक, ऐसे तारों में क्या हो गया? सपोज विस्फोट हो गया, ठीक है। ऐसे तारों का क्या हो गया? ईंधन खत्म हो जाने के कारण, ये भी लिख ले, ईंधन खत्म हो गया, तो इसमें क्या हो गया? जब इसका ईंधन खत्म हो जाता है तो यह सुपरनोवा है ना के रूप में क्या होता है? ये फट जाता है। ईंधन खत्म हो गया, ये तारा फट गया, ईंधन खत्म हो गया, तारे क्या हो गए? फट गए। फट करके किसका? सुपरनोवा के रूप में ये क्या होते हैं? फट जाते हैं, सुपरनोवा के रूप में। और जब ये फट जाता है, सपोज ये पेन है और अगर ये पेन टूट गया या यहाँ पर इसकी नींव निकल गई, तो ये निकलने के बाद यहाँ तो होल रह जाएगा ना, जिस पॉइंट पे हम लोग लिखते हैं। तो उसी प्रकार से जब ये ईंधन इसका खत्म हो गया तारों का, क्योंकि इसका मास क्या अधिक है, ईंधन खत्म हो गया, सुपरनोवा के रूप में फट जाते हैं, तो इसका जो कोर है, किनारा है, क्या होता है? एक ब्लैक होल के रूप में ये बन जाता है। ये कैसा बन जाता है? ब्लैक, जो तारे वहां से फट गए, हट गए, तो वहां पे गड्ढा हो गया, होल हो गया, तो ब्लैक होल के रूप में बन गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट। कन्नड़ कवयित्री ममताजी सागर को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। हेडलाइन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। IMF द्वारा 2024 के लिए भारत की वृद्धि अनुमान कितना बनाया गया है? 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया गया है IMF के द्वारा। IMF की स्थापना कब की गई है? 1945 में। अब बात आती है, क्या बोला गया है इसमें? ध्यान रखिएगा कि 2025 के लिए 6.5% का वृद्धि दर का अनुमान बताया गया है। 2024 एंड 25 के लिए वैश्विक वृद्धि कितनी बताई गई है? वैश्विक वृद्धि 3.2% बताया गया है, ओके, इसको भी ध्यान रखना है। एंड GDP कितना बताया गया है? GDP 22 एंड 23 की कितनी बताई गई है? 7.2%। इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आज की क्लास में हम लोगों ने किसको किसको देखा? वर्ल्ड बैंक, RBI, NSO, अंकटाड एंड IMF। वर्ल्ड बैंक ने कितना बताया? फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए कितना बताया है? 7.5%। RBI ने 7.5% बताया है, NSO ने 7.6% बताया है, अंकटाड ने 6.5% बताया है एंड IMF ने 6.8% बताया है। तो इस डाटा को यहाँ पर ध्यान रखना है, बार बार लिखेंगे तभी याद होगा, और कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। भारत और मॉरिशस ने कर संधि में संशोधन के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्र सरकार ने समलैंगिक समुदाय के मुद्दे पर एक पैनल का गठन किया गया है। इसके ऊपर अभी बस पैनल की गठन की गई है, कोई खास ऐसा न्यूज़ नहीं था जो आप लोगों को बताया जा सके। इसके रिगार्डिंग जो कुछ इन्फॉर्मेशन हैं पहले के वो देख लेते हैं। भारत में अभी तक क्या किया गया है? समलैंगिक विवाह को वैध नहीं किया गया है। भारत में अभी तक समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी गई है। लास्ट ईयर इसमें बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था, कुछ न्यूज़ आई भी थी लास्ट, इसी अप्रैल मई की बात है। अब तक यहाँ क्या किया गया है?
विवाह की तो अनुमति नहीं है, वैध नहीं माना गया है, लेकिन आप लिविंग में रह सकते हैं, ये इंडिया में अभी तक अलाउ किया गया है। सबसे पहले इस विवाह को वैलिड करने वाला जो देश है वो है नीदरलैंड। पहला यूरोपियन कंट्री था जिसने इसको वैलिड किया था। दूसरा इन्फॉर्मेशन अगर बात की जाए, एशिया का पहला देश कौन है जिसने इसको वैलिड किया है समलैंगिक विवाह को, तो आंसर हो जाएगा ताइवान। एशिया में ताइवान। दक्षिण एशिया की अगर बात की जाए, दक्षिण एशिया में नेपाल ने किया है। दक्षिण पूर्व एशिया की बात की जाए तो थाईलैंड ने किया है। तो ये 4 इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस याद रखिएगा। नलिन नेगी को भारत पे का पूर्णकालिक सीईओ नियुक्त किया गया है। भारत पे जिसकी स्थापना 2018 में की गई थी, किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अशनीर ग्रोवर, और इनके साथ कौन थे? शाश्वत नाकरानी। नाकरानी, नौकरानी मत कर दीजिएगा, नाकरानी। ओके, चलिए। कुवैत के अमीर द्वारा शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। सिंगापुर के पीएम ली हेंसंगलुंग पद छोड़ेंगे और लॉरेंस वोंग को सत्ता सौंपेंगे। सिंगापुर जिसने क्या किया है, अभी रिसेंटली इसने पेरिस ओलंपिक की मेजबानी के लिए इसने मना कर दिया है। पेरिस ओलंपिक की मेजबानी को इसने मना कर दिया है, ध्यान रखिएगा। क्विज टाइम देख लेते हैं, आज के क्वेश्चंस क्या क्या हैं। विश्व क्वांटम दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो पहली बार इसे ए 2019, बी 2020, सी 2021, डी 2022। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी 2022 में इसे मनाया गया था। भारत उन 12 देशों में से एक है जो पृथ्वी के डैश को प्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार है। ए 60%, बी 70%, सी 80% एंड डी 50%। तो राइट आंसर क्या होगा? 60%। और वो 12 देश कौन कौन से हैं जहां पर कचरों का कुप्रबंधित किया गया है? तो चाइना हो गया, मैक्सिको हो गई, यूएसए हो गया, आपका ब्राज़ील हो गई, या आप इसमें ये भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और भी देख लेते हैं। इनके अलावा नाम लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कौन कौन से 12 देश हैं। थोड़ा बहुत 2-4 नाम ध्यान रखिएगा। रूस हो गया, ब्राज़ील हो गई, वियतनाम हो गया, मिस्र हो गया, एंड मिस्र के बाद और क्या आ जाएगा आपका? इंडोनेशिया आ जाएगा। तो कुछ ऐसे 12 देश हैं जहाँ पर इसके कचरा को कुप्रबंधित किया गया है। ओके नाउ, और प्रति व्यक्ति, हाँ यहाँ पर एक लाइन आप और लिख लें कि प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा क्या है? प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन, सॉरी, अपशिष्ट उत्पादन। ओके, कम होने के कारण भारत को किस में रखा गया है? कम अपशिष्ट उत्पादक, इस श्रेणी में भारत को रखा गया है, ये ध्यान रखना है। ओके, प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन कम होने के कारण भारत को इस श्रेणी में इस मतलब घोषित किया गया है, ऐसा प्रदूषक घोषित किया गया है। कम उत्पादन का मतलब क्या हो गया? कम उत्पादन का मतलब हो गया कि प्रति वर्ष, यानी एवरी ईयर। कम उत्पादन की बात क्या हो गई कि प्रति वर्ष कितना है, क्या टारगेट रखा गया है? प्रति वर्ष 8 kg प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ओके, और प्लास्टिक के कचरे का अगर बोला जाए कि कुप्रबंधन के मामले में सबसे टॉप पर कौन सा देश है? ओमान है। सबसे टॉप पर शीर्ष देश में यही है, कुप्रबंधन के मामले में शीर्ष यही है। और सबसे अधिक जो कचरा का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें बेल्जियम, बेल्जियम सबसे अधिक प्रोडक्शन यहीं से हो रहा है। करीब करीब कितना हो रहा है? 147 kg, करीब करीब ये मान के चले अप्रोक्स। तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति जो कचरे का क्या कह सकते हैं उत्पादन है ना, तो शीर्ष उत्पादक कौन सा देश हो जाएगा? बेल्जियम। ओके, बेल्जियम, तो ये ध्यान रखिएगा। नाउ
कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइसलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आइसलैंड का प्रधानमंत्री बजरनी बेंडिक्ट, साइमन हैरिस, लियो वराडकर, पास्कल डोनाहो। तो क्या होगा? लियो वराडकर। नाउ आइसलैंड यूएनडीपी ने एक रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट किससे संबंधित था? तो जेंडर इक्वलिटी क्या रिपोर्ट थी? जेंडर इक्वलिटी। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए जेंडर इक्वलिटी की इस रिपोर्ट में, तो सबसे टॉप पर, यानी लगातार 6 सालों से 2014 से रिपोर्ट जारी की जा रही है और तब से यह कंट्री टॉप पर बना हुआ है लैंगिक असमानता में। वहाँ भारत की अगर बात की जाए तो भारत की रैंकिंग कितनी है? 108 है 193 कंट्रीज में। बांग्ला नववर्ष पहला बैशाख डैश में मनाया जाता है? नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश। तो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। और भारत के कितने ऐसे राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो कौन कौन सा आ जाएगा? भारत के सबसे पहले लिख लेंगे हम वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, असम एंड त्रिपुरा। और त्रिपुरा क्या है? तीनों तरफ से यह बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, बांग्लादेश से घिरा है। वहीं अगर बात की जाए लेकर के बांग्लादेश को, तो इसके नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में ये बांग्लादेश इंडिया से घिरा हुआ है। इसके अगर बात की जाए साउथ ईस्ट में अगर ऐसे देखा जाए तो तीनों साइड से ये भारत से घिरा है। बट इसका अगर इस एरिया को लिया जाए तो म्यांमार आ जाएगा दक्षिण पूर्व, और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी आ जाएगी। ये इसकी मैप हो जाएगी बांग्लादेश की। सरकार बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए एक नया मंच लेकर आई है, और इस मंच का क्या नाम है? ए सीडीपी सुरक्षा, बी सीडीपी रक्षा, सी सीडीपी आरक्षण, डी सीडीपी सूर्या। तो राइट आंसर क्या होगा? सीडीपी सुरक्षा है। बागवानी किस्मों की अगर बात की जाए तो इसके प्रोडक्शन को लेकर के काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे 2010-11 में प्रोडक्शन जहां कितना था? करीब 240 मिलियन टन से बढ़कर कितना हो गया है? 2020-21 में यह करीब 334 मिलियन टन हो चुका है। ठीक है, चलिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 में 35 मिलियन संक्रमणों के साथ, 35 मिलियन का मतलब हो गया 11.6%, इतने संक्रमणों के साथ भारत में हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत का स्थान क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो भारत आपके दूसरे नंबर पर है। पहला कौन सा है? पहला का चीन है। पहला कौन सा है? चाइना है। ठीक है, अगर बात की जाए पूरे रिपोर्ट के में देखा जाए तो 2022 में ग्लोबली हेपेटाइटिस के मामले कितने रहे हैं? तो करीब हो जाएगा 254 मिलियन। इतने लोग प्रभावित थे हेपेटाइटिस बी से। और हेपेटाइटिस सी से कितने हो जाएंगे? तो ये करीब हो जाएगा 50 मिलियन सी से। अगर वहीं भारत की बात की जाए तो भारत में 29.8 मिलियन लोग हो जाएंगे। किससे प्रभावित है? बी से, भारत में। और 5.5 मिलियन लोग किससे हो गए? सी से प्रभावित है भारत में। और हेपेटाइटिस जो है ये किसको, शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस में क्या होती है? लीवर यानी यकृत में सूजन हो जाती है, सूजन। ठीक है, नाउ ध्यान रखना है हेपेटाइटिस कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के, A B C D एंड E। इसमें से सबसे ज़्यादा प्रभावित यही करता है। नाउ ईरान में चाबहार बंदरगाह के बाद भारत ने सितवे में अपना दूसरा क्या किया है? बंदरगाह जो है इसने सितवे में अपना दूसरा विदेशी बंदरगाह संचालित करने का अधिकार सुरक्षित कर लिया है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ पर है? मलेशिया, म्यांमार, चीन, सिंगापुर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा म्यांमार। यहाँ पर कौन सी नदी पर है? काला, यहाँ पर आप काला दान, काला दान नदी पर स्थित है। काला दान नदी पर यह बंदरगाह स्थित है। ठीक है, पहला बंदरगाह था जिस पर विदेशी बंदरगाह संचालित करने का अधिकार दिया गया। पहला बंदरगाह चाबहार था ईरान का। ओके, और दूसरा कौन सा हो गया? तो यह हो गया सितवे, जो कि कालादान नदी पर स्थित है। और इस यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इंडिया पोर्ट्स
किसके द्वारा ये अधिकार जो किया जाता है, अधिकार किस प्रकार से करता है, तो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल, IPGL, जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी। कंपनी एक्ट कौन सा था, 2013, कंपनी एक्ट 2013 के तहत इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल की स्थापना की गई थी। यही वो माध्यम है जिसके द्वारा आप भारत से बाहर किसी बंदरगाह पर क्या कर सकते हैं, अपना अधिकार को सुरक्षित कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से होता है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल, जो कि किसके एक संयुक्त उद्यम है। तो ये दीनदयाल पोर्ट की, जो कि आपका कांगला, जिसको हम बोलते हैं कांडला, है ना, कांडला बंदरगाह जो हम बोलते भी हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि दीनदयाल पोर्ट अभी कुछ टाइम पहले पारादीप ने इसका स्थान ले लिया। इसी कंटेनर को, सबसे अधिक कंटेनर जो कैपेसिटी इसी की मानी जाती थी, लेकिन वर्तमान में अब पारादीप बंदरगाह की हो गई कंटेनर को लेने के मामले में। और जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है ना, जवाहरलाल नेहरू, इस पोर्ट के दोनों की क्या है, संयुक्त उद्यम है यह आपका इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल। ओके, चलिए, सितवे जो पोर्ट है वह आपका कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, इसको ध्यान रखिएगा। और यह कहाँ से कहाँ तक जोड़ रहा है, तो कोलकाता से लेकर के म्यांमार तक। कौन सा स्टेटमेंट सही है, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपने आश्रितों के स्वामित्व वाली प्रत्येक चल संपत्ति का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मतदाता को किसी उम्मीदवार की हर संपत्ति के बारे में जानने का पूर्ण अधिकार नहीं है। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे आते हैं, भारतीय महिला हॉकी का कोच किसे नियुक्त किया गया, हरिंदर सिंह, हरीश कुमार, अमन गुप्ता, राजीव कुमार। तो हरिंदर सिंह जो कि द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता भी हैं, पुरस्कार विजेता है ना। और उन्होंने किसका स्थान लिया है, जेनेका शॉपमैन का इन्होंने स्थान लिया है। ओके, KABIL यानी के का मतलब क्या हो जाएगा, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। और CSIR IMMT ने महत्वपूर्ण खनिजों के लिए तकनीकी और ज्ञान सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। खनिज एवं सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर। इम्प्लांट की खरीद और संचालन करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बन गया है, कमांड अस्पताल उधमपुर, कमांड अस्पताल लखनऊ, कमांड अस्पताल पुणे, कमांड अस्पताल कोलकाता। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमांड अस्पताल पुणे। ADB बैंकों ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के GDP वृद्धि के पूर्व अनुमान को संशोधित कर कितना कर दिया है, A 6.3%, B 6.8%, C 7.5% एंड D 7%। तो राइट आंसर हो जाएगा 7% ADB। भारतीय सेना ने डैश के तहत नियंत्रण और रिपोर्टिंग सिस्टम को शामिल करना शुरू किया है। आंसर क्या होगा, प्रोजेक्ट आकाश, प्रोजेक्ट तलवार, प्रोजेक्ट आकाश तीर, प्रोजेक्ट अजय। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट आकाश तीर। एक्चुअली भारत की जो पहल है आत्मनिर्भर भारत, उसी के तहत क्या किया गया है, वर्तमान में कम नियंत्रण रिपोर्ट सिस्टम दोनों को इसमें शामिल कर दिया गया है। 2016 से 80% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए डैश जिम्मेदार है, 57 कंपनियां, 65 कंपनी, 74 कंपनी, 69 कंपनीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 कंपनीज। ग्रीन हाउस गैस इमिशंस में अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा इमिशन कौन सा देश कर रहा है, चाइना सबसे अधिक इमिशन करता है, उसके बाद आपका USA आएगा, देन USA के बाद क्या आ जाएगा, USA के बाद आपका आ जाएगा इंडिया, देन रशिया, देन क्या हो जाएगा, रशिया। ठीक है, रशिया 3 एंड 4, देन इसका रशिया आ जाएगा सबसे अधिक इमिशंस की अगर बात की जाए तो। ठीक है, अगर वही बात की जाए कि कौन कौन से ग्रीन हाउस गैस हैं, तो CO2, H2O, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, H2 मीथेन, HFCS हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ओजोन 3। तो ये कुछ आपकी ग्रीन हाउस गैस हो गए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ भी लेता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, QS जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग दी गई है उसमें इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में IIT बॉम्बे की रैंक क्या है, 36, 45, 56, 65। इसका राइट आंसर हो जाएगा 45th। स्कोर है 79.1 आउट ऑफ 100।
एंड इंडिया में सबसे टॉप यूनिवर्सिटी जेएनयू को माना गया है, एंड वर्ल्ड लेवल पर मेसा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एमआईटी को माना गया है। तो ये दोनों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ तो ये हो गया आज की क्लास के हम लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनफैक्ट पूरे वीक में जो भी टॉपिक छूट गया है मैंने ऐड करके सबको आज बता दिया है। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।